भूपेंद्र भाई पटेल और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच कुरुक्षेत्र गुरुकुल में हुआ मंथन। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने कल पंचकुला में मनाई प्लेटिनम जयंती। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद लोगों के सुरक्षित आवागमन में निभाई थी अहम भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की कल से शुरू होगी नीलामी। संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, नमामि गंगे अभियान पर खर्च होगी राशि। और विश्व स्तरीय स्टेशन की तर्ज पर पुनर्विकसित होगा फरीदाबाद रेलवे स्टेशन। केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, पुनर्विकास के लिए 262 करोड़ रुपए की परियोजना हुई स्वीकृत। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में कल शुरू हुए प्राकृतिक खेती एवं गौ संवर्धन पर आधारित 2 दिवसीय गुरुकुल गौरव समारोह का आज समापन हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के अलावा दोनों राज्यों के कई मंत्रियों और उच्चाधिकारियों ने शिरकत की। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की और प्राकृतिक खेती की तकनीकी जानकारी दी। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों ने प्राकृतिक खेती फार्म का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि देश में किसानों को प्राकृतिक खेती की तरफ मोड़ना बहुत ज़रूरी है। इससे किसानों की लागत कम होगी और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। इससे धरती की सेहत अच्छी होगी और लोगों को भी अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद मिल पाएंगे। इसको लेकर गुरुकुल कुरुक्षेत्र में काफ़ी समय से काम किया जा रहा है। किया है कि प्राकृतिक खेती में रासायनिक खेती से उत्पादन कम नहीं होता, ज़्यादा ही होता है। जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, किसान की लागत शून्य हो जाती है, पर्यावरण बचता है, पानी का संरक्षण होता है। ये देसी गाय पर आधारित होने के कारण गाय का संरक्षण होता है और इसका आहार लेकर लोग स्वस्थ बनते हैं, किसान की आय बढ़ जाती है। इस अवसर पर कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि आज प्राकृतिक खेती एक बड़ा जन आंदोलन बन गया है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कार्य किया है। देवव्रत जी, जिन्होंने देश के अंदर प्राकृतिक कृषि का बीड़ा उठा करके किसानों की आमदनी बढ़ाने का, कृषि को बचाने का और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य दिया है उसका पूरा करने के लिए समर्पण भाव से जो काम कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि ये एक जन आंदोलन बन चुका है और देश के किसान के लिए ये जो है प्राकृतिक कृषि एक जीवनदायिनी, मानवता के लिए अच्छा उत्पादन, अच्छा अनाज, अच्छे फल, अच्छी सब्जियां देने वाली और भारत के किसान की कायाकल्प करने वाला अभियान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे, जहां उनका स्वागत उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोव ने किया। 2019 के कोरोना काल के बाद एससीओ के सदस्य देशों के प्रमुखों की ये पहली मुलाकात थी। संगठन के सदस्य देशों में भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान आदि देश शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ सदस्य देशों के नेताओं के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही बैठक में क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा, व्यापार, संपर्क, संस्कृति और पर्यटन के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि महामारी और यूक्रेन संकट के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में कई बाधाएं उत्पन्न हुई और एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, लचीला और विधिवत आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। उत्पन्न हुई जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही
यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद लोगों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाने वाली भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने कल पंचकुला में अपनी प्लेटिनम जयंती मनाई। 15 सितंबर 1947 को रक्षा व्यय व खरीद केंद्र के रूप में पश्चिमी कमान की स्थापना हुई थी। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में लेफ्टिनेंट जनरल नव के खंडूरी AVSM VSM वेस्टर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ने कमांड के उन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त जनरल JJ सिंह, सेवानिवृत्त जनरल KJ सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल विजय ओबेरॉय, लेफ्टिनेंट जनरल TK सप्रू ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि इस कमान का गठन भारत के स्वतंत्र होने के ठीक 1 महीने बाद दिल्ली में किया गया। कमान को विभाजन के बाद सीमा के दोनों ओर से लोगों की सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल अधिकृत किया गया था। Command of the Indian Army, the Western Command, which I had the privilege to command for 1 year in 2004 before I became the Army Chief. मैं प्लेटिनम जुबली के शुभ अवसर पर पश्चिमी कमान के तमाम रैंक्स और संयुक्त परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। On a personal note, I was commissioned in 63 Cavalry in June 77 when it was part of Western Command. I also commanded my regiment in Western Command. Western Command would be celebrating its Platinum Jubilee, that is 75 years of its existence. It tallies with the time we won our independence on 15th August 1947, because Western Command was raised also in August 1947. 15th September is a very significant day for Western Command. It was on this day, 75 years ago, in 1947, the Delhi area and East Punjab area were amalgamated in what was called then the DEP Command, or the Delhi and East Punjab Command, primarily to secure the passage of refugees in the aftermath of the country's partition. Our first headquarters, surprisingly, operated from a rail coach, a replica of which is located in the Command Museum in Chandi Mandir. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली उपहारों की नीलामी कल शुरू होगी। ये नीलामी 2 अक्टूबर तक चलेगी। इस दौरान 1222 स्मृति चिन्हों की नीलामी होगी। इसमें गणेश जी, स्वामी विवेकानंद, राम मंदिर, नेताजी की प्रतिमा, पेंटिंग और खेल संबंधी उपकरण सहित प्रधानमंत्री को दिए गए अन्य उपहार हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो नमामि गंगे के माध्यम से गंगा नदी के संरक्षण के शुभ कार्य के लिए सभी उपहारों की नीलामी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उपहारों का मूल्य 100 रुपए से 5 लाख रुपए है। फरीदाबाद रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने के लिए केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने नई दिल्ली स्थित उद्योग भवन में उत्तर रेलवे के अधिकारियों के साथ कार्य योजना का अवलोकन किया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारतीय रेल के रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत फरीदाबाद रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है। इस परियोजना की कुल राशि 262 करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित योजना के अंतर्गत फरीदाबाद स्टेशन के दोनों ओर आइकॉनिक भवन बनाए जाएंगे। रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट की तरह आगमन व प्रस्थान की अलग अलग सुविधा होगी। स्टेशन के दोनों ओर मल्टी लेवल कार पार्किंग होगी। इसके अतिरिक्त प्रतीक्षालय क्षेत्र, फूड कोर्ट सहित अन्य सुविधाएं भी यहां विकसित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि 12 मीटर चौड़े 2 फुटओवर ब्रिज भी यहां बनाए जाएंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में डॉक्टर BR अम्बेडकर के जीवन और उनके कार्यों के अलावा उनके आदर्शों पर अमल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई पहल पर प्रकाश डाला गया है।
इस कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि बाबा साहेब के विजन को मोदी सरकार ने कार्य रूप दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जिस प्रकार जनमानस से बाबा साहेब को जोड़ने का काम किया है वो अपने आप में एक मिसाल है। प्रधानमंत्री ने जनमानस को बाबा साहब के साथ जोड़ने का प्रयास किया है, वो अपने आप में एक मिसाल है। प्रधानमंत्री की पहल पर ही दिल्ली में अति आधुनिक सुविधाओं से संपन्न आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की गई। सन 2015 में बाबा साहब के 125वीं जयंती वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री ने 26 नवंबर के दिन को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। ये हमारे संविधान के प्रमुख शिल्पी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने की उनकी ऐतिहासिक पहल थी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि ये पुस्तक बाबा साहेब अम्बेडकर के साकार होते सपनों का दस्तावेज है, जिसे कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भागीरथ प्रयासों से धरातल पर उतारा है। बल्कि भीमराव अंबेडकर जी के साकार होते सपनों का एक ऐसा दस्तावेज है जिसे कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भगीरथी प्रयासों से धरातल पर उतार कर दिखाया है। भारत के संविधान के रूप में बाबा साहब के विचारों ने हमारे राष्ट्र की नींव रखी है और बाबा साहब का संपूर्ण जीवन जो है वो समानता, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही नरेंद्र मोदी जी ने ये साफ कर दिया था कि उनकी सरकार गरीबों और वंचितों के प्रति समर्पित होगी। इतने समय पहले संबोधन में ही साफ कर दिया था कि उनकी सरकार गरीबों और वंचितों की होगी और उनके लिए पूरी तरह से समर्पित होगी। उन्होंने वायदा किया था कि सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत पर चलेगी, जो कि डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों से अलग नहीं है। तब से अब तक इन 8 सालों में मोदी सरकार का हर फैसला, हमारी नीतियां और हमारे कार्यक्रम इसी लक्ष्य से प्रेरित हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलने वाले अभियान की कल देश भर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाकर शुरुआत की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता पैदा करना है। रक्तदान के लिए ई-रक्त कोष पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। लोग पोर्टल के अलावा आरोग्य सेतु ऐप पर भी रक्तदाता के रूप में पंजीकरण करवा सकते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर रक्तदान कर सकें। किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को रक्त की कमी ना हो, इसके लिए स्वैच्छिक रक्तदाता का एक डाटा तैयार किया जा रहा है, जो ई-रक्त कोष पोर्टल के अलावा आरोग्य सेतु ऐप पर भी उपलब्ध होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करते हुए देशवासियों से 17 सितंबर से शुरू हो रहे इस अभियान के लिए आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से पंजीकरण करवाकर अभियान में भागीदार बनने की अपील की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 का परिणाम घोषित कर दिया है। आधिकारिक वेबसाइट CUET.samarth.ac.in पर परिणाम देखे जा सकते हैं। ये परीक्षा देश के 259 और विदेश के 10 शहरों में 15 जुलाई से 30 अगस्त के बीच संचालित की गई थी। इसके लिए लगभग 14,90,000 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें 9,68,000 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। एनटीए ने पहली बार इस परीक्षा का आयोजन किया है। इससे विद्यार्थियों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश का समान अवसर मिलेगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र के पुरस्कार से नवाजा गया है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ सहित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सभी 11 कृषि तकनीकी अनुप्रयोग संस्थानों से 731 कृषि विज्ञान केंद्रों ने आवेदन किया था। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में आयोजित आउटलुक शिखर सम्मेलन और स्वराज पुरस्कार 2022 कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR काम्बोज को ये पुरस्कार प्रदान किया। कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ को ये प्रतिष्ठित पुरस्कार कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने के लिए दिया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्राकृतिक खेती पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच कुरुक्षेत्र गुरुकुल में हुआ मंथन। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने कल पंचकुला में मनाई प्लेटिनम जयंती। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद लोगों के सुरक्षित आवागमन में निभाई थी अहम भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की कल से शुरू होगी नीलामी। संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, नमामि गंगे अभियान पर खर्च होगी राशि। और विश्व स्तरीय स्टेशन की तर्ज पर पुनर्विकसित होगा फरीदाबाद रेलवे स्टेशन। केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, पुनर्विकास के लिए 262 करोड़ रुपए की परियोजना हुई स्वीकृत। समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।